ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने दो कंसेप्ट को पढ़े थे। पहला कंसेप्ट था हमारा कैपिटल, और दूसरा कंसेप्ट था हमारा ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब पहले ट्रांजैक्शन पढ़ा था, फिर कैपिटल पढ़ा था। तो एक बार फटाफट से इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि रिकॉल हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि देखो, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमें अपने माइंड में एक छोटी सी चीज बिठानी होती है, वो होता है हमारा शॉप। यानी कि हमें प्रॉफिट लॉस किसका चाहिए? शॉप के लिए चाहिए। हम ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, वो सब किसके पर्पज से पढ़ रहे हैं? ताकि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना हम सीख सके, उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस में जो भी चीजें मॉनेटरी टर्म में होंगी, वो सब के सब ट्रांजेक्शन होंगे। माल खरीदना, माल बेचना, स्टाफ को सैलरी, रेंट, एक्सेट्रा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कैपिटल। कैपिटल के लिए मैंने आपको क्या बोला था? कैपिटल के लिए मैंने बोला था कि कैपिटल जो होता है इस शॉप में, कैपिटल किसको कहते हैं? इस कैपिटल ओनर का ही दूसरा नाम होता है। आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या टर्म यूज करते हैं? कैपिटल। ओनर का नाम कुछ भी हो, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो, शॉप में ओनर के नाम को नाम से नहीं बुलाते हैं। उसको किस नाम से बुलाते हैं? कैपिटल के नाम से बुलाते हैं। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आज की क्लास पे आ जाते हैं। तीसरा टर्म लिखेंगे, गुड्स। गुड्स। देखो, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें हमें लानी पड़ती है। तो बिजनेस में, हमारे शॉप में गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स किसको बोलेंगे? तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने अपने लिए नई नई एक कोचिंग क्लास स्टार्ट की। ठीक है, तो कोचिंग क्लास स्टार्ट की, या कोचिंग क्लास का एग्जांपल एक बार छोड़ देते हैं। मान लो आपने एक मेडिकल का शॉप स्टार्ट किया। ठीक है, मेडिकल का शॉप स्टार्ट किया। आपने सोचा हमें एक मेडिकल शॉप स्टार्ट करना है, खोलना, आपने एक मेडिकल शॉप खोली। अब इस मेडिकल शॉप स्टार्ट करने में आपने कुछ बेसिक चीजें ऐड की। जैसे आपने कुछ दुकान में फर्नीचर बनवाया अपने यहाँ, है ना। कुछ मेडिसिन फ्रिज में रखे जाते हैं, तो कुछ मेडिसिन को आप रखने के लिए आपने फ्रिज एक बाई कर लिया, एक फ्रिज बाई कर लिया। और आपने अपने शॉप में कुछ मेडिसिन भी बाई कर ली, मेडिसिन भी बाई कर ली, ताकि आप उस मेडिसिन को बेच सके। ठीक है, तो अब बारी आएगी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें से गुड्स किसको बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि मैम गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स वो है जो हम खरीदते हैं, किस पर्पस के लिए? सेल करने के पर्पस के लिए। फर्नीचर हमारा गुड्स नहीं है, क्योंकि हम इसको बेच नहीं रहे हैं। फ्रिज भी हमारा गुड्स नहीं है, क्योंकि हम इसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, बल्कि यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो गुड्स किसको बोलेंगे? मेडिसिन को गुड्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। इसी को आप स्टॉक भी बोलते हैं। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने माल बेचा, तो मतलब गुड्स का मतलब होता है माल, और माल का मतलब क्या होता है? वो चीज जो आप खरीदते हो अपने बिजनेस में रीसेल के पर्पज से। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि मैम इसका मतलब अगर किसी का फर्नीचर का शॉप है, तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हुआ। तो डेफिनेटली, अगर मान लीजिए आपके ही दुकान के बगल में एक और शॉप है, जहां से आप फर्नीचर खरीद के लाते हैं, फर्नीचर खरीद के आप ला रहे हैं, ये क्या बेच रहा है? फर्नीचर बेच रहा है। तो इस शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स क्या होगा? फर्नीचर। लेकिन आपके यहाँ आके वो गुड्स नहीं बनेगा। आपके यहाँ आके वो एक एक चीज बनेगा जिसका नाम होता है एसेट्स। जब एसेट्स पे आऊंगी तो वहां पे आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी। फॉर द टाइमिंग आप समझ लीजिए कि जो गुड्स नहीं आप खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, वो आपके लिए क्या है? एसेट है। ये फ्रिज की दुकान से आपने फ्रिज खरीदा होगा, तो जिस फ्रिज के शॉप से आपने वो फ्रिज खरीदा है, उस शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस शॉप के लिए वो फ्रिज क्या है? वो फ्रिज आपका क्या है? स्टॉक है। ठीक है, यानी कि गुड्स है, माल है। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार मैं आपको डिस्प्ले कर दे रही हूँ, आप गुड्स के डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। नोट करके मुझे डन कीजिए।
आप नोट कर रहे हैं? यू आर टेकिंग टाइम लॉन्गर देन यूजुअल। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब इसी में आपको एक जहाँ पे आपका खत्म हुआ है स्टॉक वाला लाइन, उसके बाद उस जैसे मैं चार्ट बना रही हूँ वैसे आपको भी बोर्ड पे एक चार्ट बनाना है। पहले बना लीजिए मेरे साथ साथ, फिर हम लोग समझेंगे बिल्कुल उसी फैशन में जिस फैशन में मैं बना रही हूँ ना। एरो का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एरो किस साइड जा रहा है। सो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाहती हूँ कि अभी अभी हमने गुड्स के बारे में पढ़ा है, तो गुड्स को हम चार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जब इसी गुड्स को हम खरीद के लाते हैं तो हम इसको बोलते हैं परचेजेस। यानी कि हम अपने यहाँ चार रजिस्टर बनाते हैं, एक परचेज का रजिस्टर बनाते हैं, एक सेल्स का रजिस्टर बनाते हैं, एक परचेज रिटर्न का रजिस्टर बनाते हैं, और एक हम बनाते हैं सेल रिटर्न का। हम अपने यहाँ गुड्स का रजिस्टर नहीं बनाते हैं। क्यों, बताती हूँ। जब हम इस गुड्स को खरीद के लाते हैं तो हम एक परचेज का रजिस्टर, मतलब हम इसका नाम देते हैं परचेजेस। लेट से हमने 1 लाख रुपए का मेडिसिन खरीदा बेचने के लिए, तो हम 1 लाख रुपए को किस रजिस्टर में मेंशन करेंगे, परचेजेस रजिस्टर में मेंशन करेंगे। मतलब नोटिंग जो करेंगे, रिकॉर्डिंग जो करेंगे, किस रजिस्टर में मेंशन करेंगे, परचेज रजिस्टर में। लेट से इसमें से मैंने 30,000 का स्टॉक बेच दिया, तो है तो वो गुड्स ही। मेडिसिन मैंने क्या बेचा, मैंने मेडिसिन बेचा। मैंने क्या खरीदा, मैंने मेडिसिन खरीदा। मेडिसिन मतलब मेरी अगर मेडिसिन की शॉप हम एज्यूम कर रहे हैं तो वो मेरा स्टॉक है, गुड्स है। तो तो हमने खरीदा क्या, मेडिसिन, मतलब गुड्स खरीदा, लेकिन हमने एंट्री कहाँ की, परचेजेस रजिस्टर में। हमने क्या बेचा, इन सब्सटेंस, मेडिसिन, लेकिन हमने एंट्री कहाँ की, सेल रजिस्टर में एंट्री की। ठीक है, 30,000, यहाँ मैं एक बार 1 लाख का नोटिंग कर रही हूँ, यहाँ मैं 30,000 का नोटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब मान लो जो 1 लाख का गुड्स हम खरीद के लाए थे उसमें से 5,000 का गुड्स ऐसा था जो एक्सपायर्ड था। मतलब मेडिसिन वाले ने मुझे, जिससे मैंने परचेज किया था, उसने एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दिया था। तो मैंने उस 1 लाख में से 5,000 का मेडिसिन रिटर्न कर दिया, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर दिया। तो उसको हम एक अलग रजिस्टर में मेंशन करते हैं जिसका नाम होगा परचेजेस रिटर्न। लेकिन वो है क्या, गुड्स से है तो वो मेडिसिन ही है ना। तो हम परचेज रिटर्न रजिस्टर में कितना लिख दिए हमने, 5,000। ठीक है। अच्छा, जो मैंने सेल किया था अपने कस्टमर को, वो कस्टमर ने उसमें से मुझे 2,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो जो 30,000 का मैंने माल बेचा था ना, उसमें से 2,000 का माल
जो है कस्टमर ने वापस कर दिया मेरे को। एक मिनट, ये एरो मेरा गलत हो गया, आप भी इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इस एरो, ये एरो जो है वो इस साइड आएगा ना। सेल्स रिटर्न मतलब बिका, मैंने जो माल बेचा था वो वापस मेरे यहाँ अंदर आ रहा है, ठीक है, ये मेरे दुकान के अंदर आ रहा है। तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। तो ये सेल्स रिटर्न आपने कहाँ एंट्री कर ली? सेल्स रिटर्न के रजिस्टर में एंट्री कर ली, ठीक है। अब देखिए क्यों, कि क्या हुआ, जब मैंने माल खरीदा तो इसको मैंने बोला परचेजेस, खरीदा हुआ माल मैंने वापस कर दिया तो मैंने उसको बोला परचेजेस रिटर्न। जब मैंने माल बेचा तो मैंने गुड्स का नाम उस टाइम दिया सेल्स। और जब मेरे पास मेरा बिका हुआ माल वापस आया तो मैंने उसका नाम दिया सेल्स रिटर्न। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर हम सिर्फ एक रजिस्टर बनाएंगे, लेट से कि हमने सिर्फ एक रजिस्टर बनाया और हमने सिर्फ गुड्स का रजिस्टर बना लिया, हमने अकाउंटिंग करना है, हमें रिकॉर्डिंग करना है ट्रांजेक्शन का, और हमने सिर्फ गुड्स का रजिस्टर बना लिया फॉर एग्जाम्पल। तो जब माल खरीद रहे हैं तो भी इसी में एंट्री कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं तो भी इसी में एंट्री कर रहे हैं, खरीदा हुआ माल वापस आ रहा है तो भी इसी में एंट्री कर रहे हैं, और बेचा हुआ माल अगर हम वापस कर दे रहे हैं तो भी इसी में एंट्री कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल या पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितना माल खरीदा कितना माल बेचा। सेपरेशन नहीं हो पाएगा, सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ट्रू डाटा नहीं आ पाएगा, या अगर आएगा भी तो बहुत टफ होगा, बाद में उसको बहुत अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, गुड्स को अलग अलग नामों से पुकार लिया। जब खरीद के लाएंगे तो बोलेंगे परचेजेस, जब बेचेंगे तो हम बोलेंगे सेल्स, जब खरीदा हुआ माल वापस कर दिया तो परचेजेस रिटर्न, जब बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये हुई गुड्स की कहानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई कोई क्वेरी होगी तो आप अनम्यूट करके खुद को पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एक चीज और बताऊंगी, आप सभी को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी शॉप में क्या हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्री करनी है। लेट से एक शॉप है, एक शॉप है मेरी, मान लीजिए निधि की शॉप है, ठीक है, और एक शॉप है विधि की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मान लो इस शॉप ए ने शॉप बी को माल बेचा, ठीक है। तो ध्यान ये रखिएगा कि हर शॉप को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी। इस शॉप ए के लिए ये किस रजिस्टर में जाएगा? परचेजे, सॉरी, शॉप ए के लिए ये किस रजिस्टर में जाएगा? सेल्स। शॉप ए ने माल बेचा है बी को, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया बेचा, तो ये अपने यहाँ वर्ड क्या यूज करेगा? खरीदा। तो शॉप बी अपने यहाँ किस रजिस्टर में लेके जाएगा? परचेजेस रजिस्टर में, ठीक है, यानी कि वो अपनी गुड्स को क्या नाम देगा? परचेजेस नाम देगा, ठीक। अच्छा, अब मान लो शॉप बी ने शॉप ए को उसमें से कुछ माल रिटर्न कर दिया, तो शॉप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, शॉप बी के लिए वो क्या, शॉप बी ने परचेज किया था, परचेज किया हुआ गुड्स इसने रिटर्न किया, तो शॉप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया? ये परचेज रिटर्न बन गया। लेकिन शॉप पे मैं अपने शॉप में किस रजिस्टर में एंट्री करूंगी? मैं अपने शॉप में सेल्स रिटर्न यानी SR रजिस्टर में एंट्री करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्स रिटर्न है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरी शॉप में क्या, आपको शॉप बी को ये नहीं देखना है कि शॉप ए क्या सोच रहा है, शॉप बी को ये देखना है कि मेरे यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे यहाँ कौन सा रजिस्टर अफेक्टेड हो रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको एंट्री करनी है। तो होप सो ये क्लियर हो गया आपको। नाउ अगला टर्म आता है, लिखेंगे डेटोस। डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार, ठीक है। मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि उससे आपको थोड़ा सा समझने में चीजें आसान हो जाती हैं। फिर से मैंने एक शॉप का पिक्चर बना लिया है। चलिए, अब देखो, आप अपनी शॉप में दो तरीके से गुड्स को बेचते हैं। एक आप बेचते हैं कैश में, और दूसरा आप बेचते हैं क्रेडिट पे, मतलब उधार, कैश में, और दूसरा आप बेचते हैं क्रेडिट पे, ठीक है। क्रेडिट पे बेचने का मतलब क्या होता है? उधार बेचना, उधार बेचना। जैसे मान लो मेरी शॉप में दो लोग आए, ठीक है, इसका नाम है सोहन और इसका नाम है मोहन, ठीक है। डन।
अब देखो मैं शॉप में बैठी हूँ अपने, ये मेरी शॉप है, मेरी शॉप में पहले मोहन आए। मान लो मेरी शॉप क्या चीज की, स्टेशनरी की शॉप है, मेरी बुक्स कॉपी की शॉप है, ठीक है। मोहन एक स्टूडेंट है, मेरी शॉप में आया और उसने मुझसे बोला कि एक कॉपी दे दीजिए, एक रजिस्टर दे दीजिए। तो मैंने क्या किया, उसको एक कॉपी दे दी, यानी मेरी दुकान से क्या चला गया, गुड्स चला गया, चला गया। और मोहन ने मुझे हाथों हाथ पैसा निकाल के दे दिया, मतलब मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। इट मीन्स व्हाट, कि जब मेरी दुकान में कैश आया तो मुझे मोहन के नाम से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि उसका क्या नाम है, उस कस्टमर का क्या नाम है। क्यों? क्योंकि मुझे कस्टमर के नाम से कोई मतलब नहीं। आज अगर मान लो मेरी आज स्टेनलेस स्टील की शॉप है, कोई दुकानदार आता है पैसा दे के सामान खरीदता है, तो हम कभी नहीं पूछने जाते कि आपका नाम क्या है। मतलब बिल पे लिखेंगे वो अलग बात है, वो बिल पे तो कुछ भी नाम लिख सकता है, लेकिन नॉर्मली इन जनरल अगर उसको बिल नहीं चाहिए तो हम उससे पूछने भी नहीं जाएंगे कि हाँ, आपका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड्स के बदले में क्या आ चुका है, पैसा आ चुका है। तो ऐसे सेल्स को कैश सेल्स बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैश सेल्स। लेकिन जस्ट अपोजिट ऑफ इट, अगर मान लो मेरे दुकान में एक दूसरा कस्टमर, एक दूसरा स्टूडेंट आता है जिसका नाम है सोहन। सोहन मेरे पापा के फ्रेंड का बेटा है, ठीक है। उसने बोला कि एक बार आप मुझे एक कॉपी दे दीजिए उधार, और मैं आपको 4 दिन बाद पैसे ला के दे दूंगा। मैंने कहा ओके। तो मेरी शॉप से क्या चला गया, मेरी शॉप से गुड्स चला गया, मतलब मेरी कॉपी चली गई, मतलब गुड्स चला गया मेरी शॉप से। लेकिन बदले में मेरे पास पैसा नहीं आया, बदले में मेरे पास पैसा नहीं आया। तो मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई किस नाम से नोट करूं। तो वो बोलेगा सोहन के नाम से नोट कर लीजिए। तो मुझे कैश की जगह पे मुझे अपने यहाँ एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, किसका, सोहन, कि सोहन से मुझे 400 रुपये उधार लेने, मतलब उधार मैंने दिया था, मैंने सोहन से पैसे लेने हैं, कितने, 400 रुपये। तो अब ये सोहन मेरी दुकान में एक नाम आ गया, मेरे यहाँ एक रजिस्टर में एंट्री हो गई, किस व्यक्ति का, सोहन का। मोहन का क्यों नहीं हुआ था नाम रजिस्टर में एंट्री? क्योंकि मोहन ने मुझे कैश पेमेंट किया था। तो सोहन ही मेरे बिजनेस के क्या बन गए, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बन गए, डेटर बन गए, देनदार बन गए। वो मुझे देंगे क्या, आज नहीं तो कल कितने पैसे ला के देंगे, 400 रुपये ले। जब तक ये मुझे पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक ये मेरे बिजनेस में क्या बन के खड़े रहेंगे, डेटर बन के खड़े रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटर, तो आप बोलेंगे कि जिस पर्सन को हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं, उधार माल बेचते हैं, वो बंदा मेरे बिजनेस में क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। कल को मान लो सोहन आया, सोहन बोले कि ठीक है आप अपना पैसा ले लीजिए और मेरा नाम रजिस्टर से काट दीजिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और जो सोहन है वो मेरे रजिस्टर से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, चले जाएंगे सोहन मेरे रजिस्टर से, अब सोहन का नाम नहीं आएगा। तो फिर फाइनली क्या हुआ, मेरे पास गुड्स मेरे पास से गया और मेरे पास कैश आ गया। मतलब जो पहले वाली मोहन वाली एंट्री थी वो सोहन में भी आ गई अब। लेकिन थोड़े टाइम के लिए सोहन आए थे, क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मैंने उनको क्रेडिट पर माल बेचा था, उधार माल बेचा था। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेटर, जिस पर्सन को हम अपने बिजनेस में उधार माल बेचते हैं, वो इमीडिएट उसने मुझे पेमेंट नहीं किया, वो इन फ्यूचर कभी पेमेंट करेगा, उस वो पर्सन मेरे बिजनेस में डेटर रहता है। और कब तक रहता है, जब तक वो पेमेंट ना करे। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए तो एक बार नोट भी कर लीजिए डेटर का डेफिनेशन फटाफट से।
ठीक है, मैं म्यूटेड थी, सॉरी। देखो नेक्स्ट टर्म हमारा आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार, ठीक है। तो फिर से मैंने एक शॉप का फोटो बनाया अपने यहाँ। अब एक बार क्रेडिटर्स को समझ लेते हैं कि क्रेडिटर क्या होता है, ठीक है। मान लो मैं अपने शॉप में माल कहाँ से बेचूंगी, अभी मैं बेच रही थी ना, बेचने के लिए मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज भी दो तरीके से होता है, एक को कहते हैं कैश परचेजेस, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट परचेजेस। जब हम किसी दुकानदार, जैसे मान लो मैंने दिल्ली में एक दुकानदार से, लेट से मेरी मोबाइल की शॉप है, और मैंने दिल्ली के बड़े दुकानदार से मैं शॉपिंग करती हूँ, गोपालगंज में लाके बेचती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दिल्ली का एक दुकानदार है और पटना के दुकानदार से भी मैं शॉपिंग करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और गोपालगंज में मेरी मोबाइल की शॉप है लाके। तो दिल्ली का दुकानदार है, उससे वो मुझे उधार नहीं देता है, मैं उसे कैश में माल खरीदती हूँ। तो जब मैंने कैश में माल खरीदा, मान लो इसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए। तो मेरी दुकान से क्या चला गया, मेरी दुकान से कैश चला गया, और बदले में मेरी दुकान में क्या आ गया, मेरी दुकान में गुड्स आ गया, गुड्स आ गया। तो इस केस में मुझे मिस्टर ए के नाम से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी शॉप में एक मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, और गुड्स आ रहा है, ठीक है, गुड्स आ रहा है। तो क्या मुझे अपनी दुकान में मिस्टर बी ए का रजिस्टर मेंशन मेंटेन करना चाहिए, मुझे अपने बुक्स में मिस्टर ए का नाम मेंशन करना चाहिए, कहीं आना चाहिए? तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मिस्टर ए से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बोलूंगी कैश आया गुड्स गया, दैट्स एनफ। सॉरी, कैश आया गुड्स, कैश गया और गुड्स आया। अब ये ऐसे परचेजेस को बोलते हैं कैश परचेजेस, जब हम माल को कैश में खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एक पटना का दुकानदार है जिसका नाम है मिस्टर बी, ठीक। मिस्टर बी मुझे उधार माल दे देते हैं, मैंने 100 पीस मोबाइल उनसे ऑर्डर कर लिया कि भाई मेरे मोबाइल, मेरी दुकान में अलग अलग कंपनी के 100 पीस मोबाइल भेज दीजिए, उसने मुझे भेज भी दिया। और मेरी दुकान, लेकिन इसने अभी मैंने तुरंत इसको मिस्टर बी को पेमेंट नहीं किया है, ठीक। तो मेरी दुकान में क्या आ गया, मेरी दुकान में गुड्स आ गया, गुड्स आ गया, गुड्स आ गया, ठीक है। लेकिन क्या मेरी दुकान से पेमेंट गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे उधार माल खरीदा है, क्रेडिट पे माल खरीदा है। तो उस केस में थोड़े टाइम के लिए मुझे अपनी दुकान में किसका रजिस्टर खोलना पड़ेगा, किसका नाम लिखना पड़ेगा काउंटिंग में, मिस्टर ए का, कि मिस्टर ए को मुझे देना है, कितना पैसा देना है, 50,000 रुपए देने हैं। तो मिस्टर, मैं अगर मिस्टर ए का रजिस्टर ना बनाऊं, अपने कॉपी में नाम ना लिखूं, ऐसे ऐसे मान लो 10 लोगों से मैंने माल खरीदा, तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मुझे किसको कितना पेमेंट देना है। अगर मैंने मिस्टर ए का नाम नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे उसको पेमेंट देना ही नहीं है, मुझे उसको याद रखना ही नहीं है। लेकिन मैंने मिस्टर बी, मिस्टर बी से मैंने माल खरीदा है, तो मैंने मिस्टर बी को आज नहीं तो कल पेमेंट देना है। तो एक रजिस्टर बनेगा गुड्स का और दूसरा रजिस्टर बनेगा मिस्टर बी का। तो मिस्टर बी ही मेरे बिजनेस में किस नाम से जाने जाएंगे, मेरे मिस्टर बी ही मेरे बिजनेस के क्या बन गए, मेरे बिजनेस के क्रेडिटर्स बन गए। वो मेरे लेनदार हैं, वो मुझसे पैसे लेंगे, मुझे उनको पैसे देने हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स? वो पर्सन जिससे हम उधार माल खरीद के लाते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, लेनदार कहते हैं। और वो कब तक मेरे बिजनेस में क्रेडिटर बना रहेगा? जब तक हम उसको पेमेंट नहीं कर देते हैं, जब तक हम मिस्टर बी के 50,000 रुपए लौटा नहीं देते हैं, तब तक वो मेरे बिजनेस में क्या बन के खड़ा रहेगा, क्रेडिटर। अब बताओ कल को क्या होगा, ये मिस्टर बी को हमने बोला मिस्टर बी आप मेरे से पैसे ले लीजिए 50,000 रुपए, तो मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, और मिस्टर बी का नाम कट हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, गुड्स आया और कैश चला गया। तो जो कैश परचेज वाला सीन था वो यहाँ भी क्रिएट हो गया, लेकिन कब, कुछ टाइम बाद। तो उस केस में जिस दिन मैंने उसको कैश पेमेंट कर दिया, उस दिन वो मेरे बिजनेस का क्रेडिटर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताइएगा, ठीक है ना। पटना वाला जो दुकानदार है मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी जो दुकानदार है पटना वाला, वो भी तो अपनी दुकान में एंट्री कर रहा होगा ना, जाहिर सी बात है कर रहा होगा, क्योंकि उसको भी अपने उसमें अपना प्रॉफिट या लॉस चाहिए।
तो पटना वाला दुकानदार अपनी बुक्स में मुझे क्या दिखाएगा? मान लो मेरा नाम है मिस्टर सी, तो वो पटना वाला दुकानदार अपनी बुक्स में मुझे किस नाम से बुलाएगा? मैम, डेटर। डेटर। गुड। जो पटना वाले दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? पटना वाले दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि ये बोलेगा मैंने उधार माल बेचा है, और इसके दुकान में हम क्या बन जाएंगे? डेटर बन जाए। कब तक? जब तक हम इसको पेमेंट नहीं कर देते। तो होप सो कि ये पूरा पिक्चर आपको क्लियर है। एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं। डेटर क्या होता है? डेटर का मतलब, मेरी शॉप में डेटर किसको, सिर्फ आपको अपनी शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है ना? वो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचवाया आपको, क्योंकि मुझे आपसे समझना था कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। डेटर क्या होता है? जिसको मैंने उधार माल बेचा। क्रेडिटर क्या होता है? जिससे मैंने उधार माल खरीदा। डन। चलिए, तो एक बार क्रेडिटर्स को भी लिख लीजिए फटाफट से। कुछ टर्म्स आपके सामने और भी नए नए आएंगे, और जैसे अभी इसमें लाइबिलिटी आया है, तो आपको परेशान नहीं होना, एक एक करके मैं सारे टर्म्स आपसे डिस्कस करूँ। डन। अंजलि, आप चीजों को कैच कर पा रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलेंगे? एसेट्स। लिखेंगे एसेट्स। नंबरिंग आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, मैंने नंबरिंग नहीं की है। एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। ठीक। 5 मिनट बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक रहेगा। उसमें ब्रेक में आप एसेट्स और लाइबिलिटीज के डेफिनेशंस को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए, अब ये आपकी शॉप है। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो चीज आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए जरूरी है, जिसके बिना आप बिजनेस को चला नहीं सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की, ठीक है? बिजनेस का मतलब सिर्फ शॉप नहीं होता है। शॉप तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ बताने के लिए, ताकि आप थोड़ा बेटर तरीके से समझ सके। सर्विसेज भी होता है, ठीक है? तो मान लो मैंने अपनी कोचिंग क्लास, एक बार यहाँ पे इसका फिगर बना रही हूँ, मैंने अग्रवाल क्लासेस स्टार्ट कर लिया। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होंगे? बेंचेस चाहिए होंगे। बेंचेस चाहिए होंगे ना?
उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा, अपनी क्लास में एक एसी या फैन एज द केस में भी चाहिए होगा। तो बेसिक जो चीजें हैं उसकी, जिसके बिना आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते, वो आप खरीदेंगे तो आपके बिजनेस में किस नाम से जाना जाएगा, एसेट्स के नाम में, जिसको आप बेचने के लिए नहीं बल्कि यूज करने के लिए खरीदते हैं, और जिसका एक फ्यूचर वैल्यू होता है, जिसका एक फ्यूचर लाइफ होता है, वो 1 साल के अंदर खत्म नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हम लोगों ने एक मेडिसिन की शॉप का एग्जाम्पल लिया था, या कोई भी आप शॉप ले सकते हो। तो हमने अपने दुकान में क्या बनवाया, एक फर्नीचर, फर्नीचर भी बनवाए बिना आप स्टॉक नहीं रख सकते ना, खरीदोगे या बनवाओगे। तो फर्नीचर आपके बिजनेस का क्या हो गया, एसेट हो गया। आप अपने दुकान में आपने एक फैन लगवाया, तो फैन आपके बिजनेस का क्या हो गया, एसेट हो गया। मान लो आपने जैसे मान लो आपकी कोई चीज, ऐसी चीज की दुकान है जिसमें आपको वेइंग मशीन की जरूरत है, कस्टमर्स को सामान को तौल तौल के देने के लिए। तो आपके मेडिसिन की शॉप में तो वो चीज नहीं है, हर दुकान में एसेट अलग अलग होगी। अगर आप मेडिसिन की शॉप का एग्जांपल लेंगे, तो मेडिसिन की शॉप में अगर आपके पास फ्रिज है तो वो फ्रिज आपकी एसेट हो गई। अगर मैं मेडिसिन शॉप हटा दूं, किसी भी नॉर्मल शॉप की बात करूं, तो क्या क्या चीजें एसेट हो सकती है मेरे दुकान में। मान लो मेरी दुकान में वेइंग मशीन है, तो कोई भी मशीन मेरे दुकान में एसेट हो सकती है। फैन है, फैन, मेरी दुकान में फैन है, मेरी दुकान में एसी है, ये सारी चीजें क्या है, मेरे बिजनेस की एसेट है, जिसके बिना मैं अपने बिजनेस को स्मूथली रन नहीं कर सकूंगी। स्मूथली रन करने के लिए जो जो चीज मैं खरीद के ला रही हूँ बिजनेस में, सो डैट कि मेरा बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन कर सके, स्मूथली रन कर सके, उन सब चीजों को मैं क्या बोलूंगी, एसेट बोलूंगी, जिसका लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। जैसे मान लो एक बार आपने फर्नीचर खरीद लिया, अब हर बार आपको फर्नीचर नहीं खरीदना है, ठीक है। फैन लगवा लिया, फ्रिज लगवा लिया, बेसिक चीजें, अगर आप जितने बड़े लेवल पे जाओगे उतना ज्यादा आपको एसेट्स मिलेंगे। जैसे मान लो आप एक मॉल में गए फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने के लिए, तो आप देख रहे हो मॉल में एक तरफ जो शॉपिंग करने के लिए आपको ट्रॉली मिलती है, वो ट्रॉली उस शॉपिंग मॉल का क्या है, एसेट है ना। उसके बाद मान लो आरओ लगा हुआ है कहीं पे, तो आरओ भी क्या है, उसका एसेट है। मतलब हर वो चीज जो आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, वो आपका क्या है, एसेट है। एसेट्स के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आपके मन दिमाग में कोई एग्जांपल है तो दीजिए। अब देखो, अगर आपके बिजनेस का लेवल छोटा होगा तो एसेट्स कम होंगी, बिजनेस का लेवल, अब एक पान की दुकान है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पास एसेट के रूप में क्या होगा, एक फैन हो सकता है मैक्सिमम, है ना, थोड़ा बहुत फर्नीचर हो सकता है। अगर आप और बड़े किसी फैक्ट्री लेवल की बात करें, तो जितनी भी मशीनें हैं बड़ी बड़ी, वो सब उसके बिजनेस की क्या है, एसेट है। जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। उसके अलावा फैक्ट्री में और भी कई सारी चीजें लगी रहती हैं, जो कि बिजनेस को स्मूथ करने में, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे ना, एक फोन आ रहा है। चलिए, तो होप सो कि आप समझ गए होंगे कि आपके बिजनेस में एसेट्स, मतलब एसेट्स किसको कहा जाता है, एसेट्स किसको कहा जाता है, जो कि जिसकी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा के लिए हो, जो हमारे बिजनेस में जो स्मूथली चलाने के लिए, बिजनेस के लिए जो जरूरी है स्मूथली रन करने के लिए, और जिसको हमें बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बिजनेस का क्या है, एसेट। ठीक। अभी मैं इसके आपको और भी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स नोट करा दूंगी। अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल है तो बताइए, एनीवन। अगर आप एक स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो उस स्कूल के लिए क्या क्या चीजें एसेट्स हो सकती हैं। तो स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं, या आप अगर नॉर्मल किसी शॉप में भी जाते हैं, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग हो रही है, तो कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये सब चीजें क्या है, उस बिजनेस का एसेट है। स्कूल में अगर कंप्यूटर लगे हुए हैं, मानो लैब है, लैब में 10 तरह के कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो सारे कंप्यूटर क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज करके अपने बिजनेस को स्मूथली चला रहे हैं। तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी मैं आप एक काम ये कर सकते हैं कि मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को शो कर दे रही हूँ, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बीच के टाइम में आप उसको लिख लीजिए।